Hello everyone. Now I am going to start with the second part of the electrophoresis, which will cover the gel electrophoresis. Gel electrophoresis क्या होती है, कैसे परफॉर्म करना है, उसके क्या क्या एप्लीकेशंस है, उसको हम कवर करेंगे. अब आते हैं हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. नाम से ही पता चल रहा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कि यहाँ पर जेल का यूज़ होगा. और इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसे कि माइग्रेशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल. तो माइग्रेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल जो हमें कराना है विद द हेल्प ऑफ द जेल. ये फ्रीली मूव नहीं करेंगे जैसे कि पहले जो उसमें फ्री इलेक्ट्रोफोरेसिस में हो रहा था, फ्रंटल इलेक्ट्रोफोरेसिस में उस तरीके से नहीं होगा. यहाँ पर जेल जो है एक मीडिया की तरह काम करेगा. मीडिया इन द सेल्स मॉलिक्यूलर सीविंग का काम करेगा, सीव की तरह करेगा, छन्ने की तरह काम करेगा, जहाँ से मॉलिक्यूल सेपरेट होंगे अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग सेपरेट होंगे. इट इन्वॉल्व जो ये यूज़ की जाती है, द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ जेल एज अ सपोर्टिंग मीडिया for the separation of DNA, RNA or protein under the influence of the charge, electrical charge. The separation is brought through the molecular sieving technique. So molecular sieving technique, so यहाँ पर जो gel है that is acting as a molecular sieve. It is important that the supporting media is electrically न्यूट्रल, यानी कि जो भी हम सपोर्टिंग मीडिया यूज़ कर रहे हैं, जो जेल यूज़ कर रहे हैं, वो न्यूट्रल होना चाहिए, कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज उसमें नहीं होना चाहिए. तो द टाइप ऑफ द जेल वी आर यूजिंग हियर इज अरागोज, स्टार्च, पॉलीएक्रिलामाइड जेल यूज़ करते हैं. जो एग्रोज जेल है, तो जेल हम यूज़ कर रहे हैं एग्रोज जेल या पॉलीएक्रिलामाइड जेल को यूज़ किया जाता है. एग्रोज जेल जो है हमारा वो जो है वो पोर साइज़ उसका थोड़ा बड़ा है और वो डीएनए और आरएनए को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है. और जो पॉलीएक्रिलामाइड जेल जो है हमारा, उसका जो पोर साइज़ है वो कम है, छोटा है. तो प्रोटीन्स को सेपरेट करने के लिए हम पॉलीएक्रिलामाइड जेल को यूज़ करेंगे. यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एपरेटस इस तरीके से दिया हुआ है कि एक ट्रे है जिसको हम कास्टिंग ट्रे बोलेंगे. इसमें कोम रखने का सपोर्ट बना हुआ है साइड में. ये हमारी ग्लास है और वी हैव अ सपोर्टिंग जेट मीडिया. फिर हमारे पास यहाँ पर अरागोज सोल्यूशन को हम पोर करते हैं. पोर करने के बाद हम उस पर अपना सैंपल को लोड करेंगे एंड वी विल अप्लाई अ वोल्टेज फॉर द सेपरेशन. वो हम देखते हैं आगे चल के. The porous gel act as a sieving by retarding or in same cases by completing the obstructing the movement of a macromolecules while allowing the smaller molecule to migrate freely. The gel electrophoresis is carried into two methods: vertical gel electrophoresis and the horizontal gel electrophoresis. The first one we will go, which is a Arago's gel electrophoresis. It is the standard method used to separate, identify and purify the DNA and the RNA. The DNA fragments ranging from the 200 base pair to the 50,000 base pair can be separated out. Reason because जो Arago's है इसकी जो पोर साइज़ है वो बड़ी होती है. ये पोर साइज़ इसका बड़ा है तो बड़ा मॉलिक्यूल इजीली माइग्रेट कर सकता है, सेपरेट आउट हो सकता है और इसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं. अगर इसका जो स्मॉल पोर साइज़ अगर हम पॉलीएक्रिलामाइड ले लेंगे तो जो साइज़ है पॉलीएक्रिलामाइड का वो बहुत कम होता है, छोटा होता है, कम पोर साइज़ है. तो उसमें से मॉलिक्यूल बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा, पास आउट नहीं हो पाएगा, सेविंग इफेक्ट हमारी इफेक्ट हो जाएगी. सो अरागोज में क्या होगा कि मॉलिक्यूलर साइज, इसका जो पोर साइज़ है वो बड़ा है तो डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए ये अच्छा जेल है हमारे पास. अब हम स्ट्रक्चर देखें जेल का. अगर हम सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो अरागोज जेल जो है हमारा हाईली प्यूरिफाइड अनचार्ज पॉलीसेकेराइड है विच इज़ डिराइव फ्रॉम द आगार एंड इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीवेट्स. इट इज़ अ लीनियर पॉलीमर जिसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ द ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द बीटा डी गैलेक्टोज यूनिट एंड 3,6 एनहाइड्रो अल्फा एल गैलेक्टोज यूनिट. The linear strain from the double helical which
are extensively arranged which provide the structural frame to the gel network. ये लीनियर स्ट्रेन और डबल हेलिकल होने की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से होने की वजह से ये काफ़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है और एक बहुत ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क डेवलप कर देता है और जेल का नेटवर्क बन जाता है, जिसकी वजह से सीविंग प्रोसेस जो है हम इजीली अच्छा हो जाता है, ईजी हो जाता है सीविंग प्रोसेस, जो सीविंग फिनोमेना यहाँ पर अकर हो रहा है। जो टिपिकली हम जेल का यूज़ करते हैं दैट इज़ फ्रॉम 0.5 to 2% कंसनट्रेशन परसेंटेज ऑफ एरागोज हम यूज़ कर सकते हैं टू डेवलप जो हमारा कास्टिंग ट्रे है उसमें जो हमें जेल को यूज़ करना है तो हम उसको कंसनट्रेशन 0.5 से लेकर 2% के तक में हम उसको ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। एरागोज इसको बनाते कैसे हैं, तो हमें एरागोज सोल्यूशन जो हमारा ये जो हमारा जेल है इसको प्रिपेयर करने के लिए हम एरागोज पाउडर लेते हैं। पाउडर को हम मेल्ट करते हैं और बफर सोल्यूशन के साथ बॉईल करते हैं। बफर सोल्यूशन ले सकते हैं, EDT सोल्यूशन ले सकते हैं, TAE ले सकते हैं। दीज आर द टाइप ऑफ अ बफर सोल्यूशन वी कैन यूज़। उसमें इसको डिज़ोल्व करेंगे, डिज़ोल्व करने के बाद 2 मिनट के लिए हम इसको माइक्रोवेव कर देंगे। माइक्रोवेव करने के बाद या बॉईल करने के बाद, सिंपल फ्लेम में भी बॉईल कर सकते हैं, उसको बॉईल करने के बाद उसको हम ले आएंगे रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे हम 50 डिग्री के ऑलमोस्ट 50 डिग्री सेल्सियस के आने तक का वेट करते हैं। वेट करने के बाद हम इसको कास्टिंग ट्रे में पोर कर देते हैं। कास्टिंग ट्रे जो एपरेटस में ये जो ट्रे है आपकी, इसमें पोर कर देंगे। पोर करने से पहले हम इस कास्टिंग ट्रे पे कोम को इंसर्ट कर देते, कोम लगा देते हैं। कोम लगाने के बाद हम ये जो हमने जो ये एरागोज मेल्टेड है इसको पोर कर देते हैं कास्टिंग ट्रे पे वेल लगाने के बाद। वेल लगाने के बाद इसको हम जब पोर कर देंगे तो इसको अलाउ कर देंगे 15 to 20 मिनट्स के लिए बिना डिस्टर्ब किए टू सेटल डाउन। इसको स्टैंड कर देंगे फॉर द 15 to 20 मिनट एंड अलाउ टू सॉलिडिफाइड और पॉलीमराइजेशन होने के लिए इसको छोड़ देंगे। जब ये धीरे धीरे ठंडा होगा, धीरे धीरे पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा या फिर सॉलिडिफिकेशन इसका स्टार्ट हो जाएगा। जब ये सॉलिड हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, जो वेल है इसको हम रिमूव कर देंगे। वेल रिमूव कर देंगे तो जो वेल के खांचे उसमें बन जाएंगे जेल में। वो खांचे हमारे जो हैं, वेल्स जो हैं, वो हमारे यूज़ होंगे सैंपल को पोर करने के लिए। ठीक है, तो पहले हमें कास्टिंग ट्रे में जेल को पोर करने से पहले अपना कोम लगाना है, उसके बाद पोर करना है। पोर करने के बाद उसको छोड़ देना है 20 से 25 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आते आते पॉलीमराइज हो जाए, सॉलिडिफाई हो जाए। उसके बाद हम उस वेल को रिमूव कर देते हैं। वेल को रिमूव करेंगे तो उसमें खांचे बन जाएंगे। ये खांचे जो यूज़ होंगे हमें सैंपल को लोड करने के लिए यूज़ होगा। अब यहाँ पर हम इसमें सैंपल को लोड करेंगे। सैंपल हमारा कहाँ से आएगा, सैंपल हमारा है DNA फ्रेगमेंट, जो कि हम PCR से ले सकते हैं या नॉर्दर्न बोल्ट से या फिर साउदर्न बोल्ट, किसी भी टेक्निक से जो हमारे फ्रेगमेंट्स हैं हम DNA फ्रेगमेंट PCR से ले सकते हैं और उसको रख सकते हैं। नाउ आफ्टर दैट व्हाट आर द फैक्टर विच विल अफेक्ट द DNA माइग्रेशन। तो यहाँ पर जो वोल्टेज अप्लाई है वो होगा। एरागोज कंसनट्रेशन, क्योंकि हम 0.3 से लेकर 2% तक हम यूज़ कर रहे हैं, तो जितना हमें मॉलिक्यूल कितने साइज़ का मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है उसके अकॉर्डिंग हम अपना एरागोज का कंसनट्रेशन डिसाइड करके प्रिपेयर करेंगे। मॉलिक्यूलर साइज़ ऑफ द DNA, किस फ्रेगमेंट का DNA सेपरेट करने का हमारा टारगेट है उस पर। इलेक्ट्रोफोरोसिस बफर, तो हम लोग जो बफर यूज़ कर रहे हैं वो EDT है, ट्रिस एसीटेट है, TAE बोला है जो मैंने, TBE, TPT, having a different pH range which will be range from the 7.5 to 7.8 तक की रेंज का होगा। अब DNA जब हमारा वेल प्रिपेयर हो चुका है, हमने सैंपल ले लिया है PCR से, PCR प्रोडक्ट या DNA फ्रेगमेंट, तो अब आती है हमारी बात, इसको कैसे हम रन कराएंगे सैंपल को। तो सैंपल जो हमारा है, हमारा वेल प्रिपेयर हो चुका है। अब हम सैंपल को उन वेल्स के अंदर डालेंगे। कैसे डालेंगे, सैंपल को लोड करने से पहले हम सैंपल को डाई के साथ तो यूज़ करेंगे, डाई डिज़ोल्व करेंगे उसमें, और उसमें हम ग्लिसरॉल डालेंगे। ग्लिसरॉल क्यों डालते हैं, ग्लिसरॉल जो है विस्कस होता है,
ठीक है, जो हमारे डीएनए को वेट प्रोवाइड कराएगा। ग्लिसरॉल डीएनए जो है वो लाइट वेटेड है, तो ग्लिसरॉल जब हम ऐड कर देंगे तो उसमें एक विस्कसनेस आ जाएगा, जो कि वेल से फ्लो होने की जो संभावना है डीएनए की, उसको इनहिबिट कर देगा, उसको रोक देगा, ताकि हमारा जो डीएनए है वो ट्रे से बाहर ना आए, ये होगा। फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे डीटीए या डीएटी, और ये सारी जो हम ऐड कर रहे हैं वो क्यों ऐड कर रहे हैं, बिकॉज डीएनए डिग्रेडिंग एंजाइम जो हमारा न्यूक्लियेज है या फिर डीएनएज है, वो क्या करता है, वो डीएनए में जो मैग्नीशियम आयन है उसको चिलेट कर देता है। मैग्नीशियम आयन जो कि डीएनए के फ्रेगमेंट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर ये जो ईडीटी है वो उसको चिलेट कर देता है। ईडीटी एक चिलेटिंग एजेंट है, तो मैग्नीशियम के साथ इंटरैक्ट करके वो उस मैग्नीशियम को चिलेट फॉर्म कर लेता है, और जो कि ये को फैक्टर है हमारा डीएनएस के या फिर न्यूक्लियस जो आप बात कर रहे हैं उसका, जो डीएनए के ब्रेकडाउन के लिए रिक्वायर्ड होता है। जब हम इसको चिलेट कर देंगे और ये चिलेट फॉर्म कर लेगा तो वहाँ पर डीएनए का ब्रेकेज स्टॉप हो जाएगा, तो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट जो हमें चाहिए वो उस फॉर्म में हमें मिलेगा। तो इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। अब हमारे पास सैम्पल भी प्रिपेयर हो गया है, जिसको हमने लोडिंग डाई से या फिर ग्लिसरॉल के साथ ऐड किया हुआ है। अब हम इसको वेल में पोर करेंगे। वेल में पोर करने से पहले हम एक फर्स्ट वेल जो होगा उसमें हम डीएनए लैडर डालेंगे। डीएनए लैडर क्या होता है? डीएनए लैडर वो फ्रेगमेंट होता है जहाँ पर डीएनए के पूरे बेस लाइंस बने होते हैं। वहाँ पर उस लैडर में जैसे सीढ़ी होती है उस तरीके से वो डीएनए का एक मॉलिक्यूल है जिसमें 0 बेस पेयर से लेकर अलग अलग फ्रेगमेंट किस साइज़ के फ्रेगमेंट्स होते हैं उनके बेस पेयर उसमें नोटेड होते हैं। तो उसको हम पहले वेल में डालेंगे, उसके बाद सेकेंड वेल से लेकर आखिरी तक में हम अपना सैंपल उसमें डाल देंगे। हमने सैंपल में डाई भी ऐड की हुई है। जो डाई हमारी है वो होती है ETBr, दैट इज इथिडीनियम ब्रोमाइड। इसको हम ऐड करते हैं ड्यूरिंग द लोडिंग ऑफ द सैंपल। ऑल्सो अगर हमने वहाँ पर ऐड नहीं की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है हमारे पास। अब इसके बाद जब हम इसको सैंपल को लोड कर देंगे तो हम अपना जो इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर लिड लगा के उसको कवर अप कर देंगे। कवर करने के बाद हम इसमें वोल्टेज अप्लाई करेंगे, हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं। वोल्टेज अप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि इसमें जो माइग्रेशंस है वो स्टार्ट हो जाता है। ऑलमोस्ट एक से जो वोल्टेज है हमारा 1500 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट अपन देते हैं उसमें। उसके बाद हम इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। आफ्टर 1 से 1.5 घंटे के बाद हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल का जो फ्रेगमेंट्स है वो पैच के फॉर्म में आगे मूव करता हुआ हमें दिखता है वहाँ पर। अब इसको स्टॉप करने के बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे और उसके बाद जो जेल है उसको रिमूव करके डायरेक्टली हम यूवी में देख सकते हैं। यूवी की जो इंटेंसिटी है वो लो इंटेंसिटी यूज़ किया है ताकि हमारा जो डीएनए का फ्रेगमेंट है वो ब्रेक डाउन ना हो, वो डैमेज ना हो, राइट। तो लो इंटेंसिटी का यूवी यूज़ करेंगे। वहाँ से हम इसको डायरेक्टली फ्लोरोसेंट ऑलरेडी स्टेनिंग डाई हम लोगों ने ऐड कर रखा है। अगर हमने ऐड किया है तो फ्लोरोसेंट डाई जो ETBr है जिसको इथिनियम ब्रोमाइड बोला जाता है वो विजुअलाइज हो जाएगा और हम वहाँ से उस अपना जो लैडर हमने डाला है डीएनए लैडर से उसको कंपेयर करके वो बेस पेयर अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमने नहीं डाला है तो हम क्या करेंगे, हमारा जो जेल है उसको जो डीएनए फ्रेगमेंट वाला जो जेल है आफ्टर द प्रोसेस उस जेल को कट करके उसको हम वॉश करेंगे इथिडियम ब्रोमाइड के साथ, ETBr के साथ। जब वॉश करेंगे तो जो हमारा ETBr है वो इनकलेट हो जाएगा। इसके आप देख सकते हैं ये जो ब्रोमाइड है वो इनकलेट हो जाएगा डीएनए स्ट्रैंड के साथ और इसको फिर फर्दर हम इसको हम यूवी के थ्रू विजुअलाइज कर सकते हैं। तो हमारे पास दोनों मेथड है स्टेनिंग के, या तो हम जेल को वॉश करके इथिनियम ETBr के साथ वॉश करके रखें यूवी के अंदर और अपने फ्रेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करें, या फिर हम अपने सैंपल को लोड करने से पहले डाई को मिक्स करके हम अपना कर सकते हैं। तो ये है प्रोसेस हमारा आर्गोज इलेक्ट्रोफोरेसिस का। क्या एडवांटेज है इसका? ईजी है, जेल इज़ ईजिली पोर, डज नॉट डीनेचर द सैम्पल। हमारा जो सैम्पल है डीएनए वो डीनेचर नहीं होता है। द सैम्पल कैन बी रिकवर्ड आफ्टर द प्रोसेस। हमारा फ्रैगमेंट है हम उसको रिकवर करके
फिर से यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस के लिए। डिसएडवांटेजेस क्या है? द जेल कैन मेल्ट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफोरोसिस बिकॉज वी आर अप्लाइंग अ हाई वोल्टेज एंड 1 to 1.5 hour समटाइम 2 hours ऑल्सो लग जाता है हमको सेपरेशन में। तो समटाइम्स व्हाट हैपन व्हेन देयर इज़ अ हाई टेम्परेचर देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो जेल है वो मेल्ट हो जाए। जब जेल मेल्ट हो जाता है तो सीविंग प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि जेल की थिकनेस ही एक सीविंग का काम कर रहा है, राइट। अगर वो जेल ही मेल्ट हो गया तो जो आपकी क्रॉस लिंकिंग हुई है जेल की लीनियर स्ट्रक्चर में, नेटवर्क जो फॉर्म है वो नेटवर्क ब्रेक हो जाते हैं। नेटवर्क ब्रेक हो जाएंगे तो सीविंग्स जो साइज़ है वो उसका और इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो है वो और हाई मॉलिक्यूल और वेट के हाई साइज़ के मॉलिक्यूल जो उसमें पेनिट्रेट करके बाहर की तरफ आ जाएंगे। तो हमारी जो सेपरेशन टेक्निक है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। वी कैन नॉट सेपरेट और प्यूरिफाइड दी DNA और RNA molecule. Buffer can be exhausted. Different form of genetic material may be run in unpredictable form. It is unpredictable form है हमारे इस ये टेक्निक। द सेकेंड फॉर्म जो है हमारा, जो दूसरी हमारा जेल हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ पॉलीएक्रिलामाइड जेल। पॉलीएक्रिलामाइड जेल, it is prepared by the polymerization of acrylamide monomer in the presence of methylene bisacrylamide to cross-link the monomer. Polyacrylamide gel structure helped together by the covalent cross-linking. The gel is uncharged and are prepared in the variety of the pore size. Here the pore size is less than the Argos gel. So this technique is used to separate the protein molecule. यहाँ हम RNA and DNA को separate नहीं करेंगे, यहाँ पर हम प्रोटीन को सेपरेट करेंगे। एंड प्रोटीन आर सेपरेटेड, द सेपरेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज टू मास रेशियो एंड द मॉलिकुलर साइज। चार्ज टू मास रेशियो के अकॉर्डिंग या फिर मॉलिकुलर साइज के अकॉर्डिंग किया जाएगा। इसमें क्या करते हैं हम, इस द नेटिव जो है हमारा नेटिव PAGE जो पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस है, इसको पेज के फॉर्म में भी बोला जाता है, विच इज़ द फुल फॉर्म इज पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। जो नेटिव है हमारा, नेटिव जेल इज रन इनटू अ नॉन डीनेचरिंग कंडीशन सो दैट द एनालाइट्स natural structure is maintained. Separation is based upon the charge, size and the shape of the macromolecules. The denatured pH or SDS pH, that is sodium sill sulfate, यहाँ पर पेज के साथ SDD को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है एंड द सेपरेशन इज बेस्ड अपॉन द मॉलिकुलर वेट ऑफ द प्रोटीन। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो जेल है, ये जो जेल है इसमें दो तरीके के जेल हमें प्रिपेयर करने पड़ेंगे। जेल हमारा जो होगा वो होगा सेपरेटिंग और द रिजॉल्विंग जेल, एंड द दूसरा जो होगा हमारा स्टॉकिंग जेल होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, वर्टिकली रन कराया जाएगा। वर्टिकली के लिए 2 प्लेट्स होंगी, 2 प्लेट्स को हम स्टिक करके लगा देंगे और उसके बाद हम इसमें जेल को पोर करेंगे। तो जेल जो पोर होगा दैट इज़ कॉल्ड एज रिजॉल्विंग जेल और सेपरेटिंग जेल। इसमें हम क्या लेते हैं, इसके लिए हम लेंगे वी विल टेक पॉलीएक्रिलामाइड जेल जो कि इनर्ट होगा, इनर्ट इन द नेचर होना चाहिए, कोई भी इसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होना चाहिए। तो हम एक्रिलामाइड लेंगे जो कि इनर्ट है इन नेचर में। वी विल टेक 1.5 m ट्रिस, ठीक। उसके बाद हम लेंगे इसका जो pH होगा दैट विल बी 8.8, ट्रिस लेंगे दैट विल बी 8.8 pH का लेंगे और वो मेंटेन रहेगा हमारा थ्रू आउट द। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे SDS जो कि एक डिटर्जेंट का काम करेगा। जो एक डिटर्जेंट है ये क्या करता है, ये करता है जो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है प्रोटीन के बीच में उनको ब्रेक डाउन कर देता है। इट ब्रेक द नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स सो दैट इट शुड बी एडेड सो दैट कि जो प्रोटीन है हमारी, जो सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का वो ना फॉर्म हो और जो स्ट्रक्चर है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो।
प्रोटीन जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में रहती है। तो एस जब हम ऐड करते हैं, ये डिटर्जेंट को जब ऐड करते हैं तो ये क्या करता है कि जो प्रोटीन्स का नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से प्रोटीन सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म करती, वो सिंपल प्राइमरी स्ट्रक्चर में मेंटेन रहती है। तो एस का ये काम होता है। फिर हम इसमें ऐड करते हैं APS, अमोनियम परसल्फेट। ये क्या करता है, ये पॉलीमराइजेशन को इनिशिएट करता है। जो जेल है उसको हमें सॉलिड फॉर्म में लाना है, पॉलीमराइज कराना है। तो ये जो APS है, दैट इज़ अमोनियम परसल्फेट, ये आपका जो है इनिशिएट द पॉलीमराइजेशन। और इसके साथ साथ हम TEMED भी डालते हैं, जो कि लास्ट में डाला जाएगा। लास्ट में डालने के बाद हम इसको प्लेट में पोर कर देंगे। प्लेट में पोर करने के बाद इसको रिलैक्स होने के लिए छोड़ देंगे फॉर 10 to 15 मिनट्स। उसके बाद ये क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा अपना जेल पे। जब हम ये वर्टिकल प्लेट लगाते हैं तो हम इसमें एक पहले मार्क लगा देते हैं कि हमें कहाँ तक अपना रिजॉल्विंग जेल को फिल करना है। उसके बाद हम जेल फिल करने के बाद अपना वेल्स लगा देते हैं, जिसमें हम अपना सैंपल को लोड करना है। दूसरा हमारे पास है स्टॉकिंग जेल। इसको जब पोर कर देंगे हम, अपना जब रिजॉल्विंग जेल पोर कर देंगे तो हम अपना कोम लगा देंगे, ताकि पुट दी कोम, हम उसको कोम को लगा देंगे ताकि हमारे वो वेल्स का डेवलपमेंट हो जाए। ठीक है, जैसे हम लोगों ने जेल उसमें किया था, अरागोस जेल में किया था, वैसे ही करना है। अरागोस जेल जो था हॉरिजेंटल प्लेट में किया था, यहाँ हम इसको वर्टिकली कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे स्टैकिंग जेल। स्टैकिंग जेल में हम स्टैकिंग जेल है, इसका जो एक्रामाइड का जो कंसंट्रेशन होगा वो कम होगा। ठीक है, इसमें भी हम 0.5 मोलर ट्रिस लेंगे, pH ऑफ 6.8। यहाँ पर pH का बहुत ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि जो प्रोटीन है वो सेपरेट होगी अकॉर्डिंग टू द pH ओनली। ठीक है, जिटर आयंस बनते हैं जहाँ पर आपका आयंस के बेसिस पे ये सेपरेट आउट होंगे। इस वजह से हर जगह जो pH है उसका काफ़ी हमें ध्यान रखना होगा। तो जो रिजॉल्विंग जेल था वहाँ पर जो pH था वो 8.8 था। यहाँ पर स्टॉकिंग जेल में जो pH है वो 6.8 होगा। SDS भी पड़ेगा, फिर डिस्टिल वाटर पड़ेगा, जिससे हमें इसका वो मेंटेन करना है। और उसके बाद APS और ये जितने TMED सारी जो हमने रिजॉल्विंग जेल में डाला था वो डालेंगे। बस यहाँ पर दो चीज़ हैं कि जो एक्रिलामाइड है उसका जो कंसंट्रेशन है वो कम होगा, और जो ट्रिस यूज़ कर रहे हैं 0.1 जो यूज़ कर रहे हैं वो 0.5 मोलर का होगा, उसका जो pH होगा दैट विल बी 6.8। अब इसके बाद हम इसको कोम में डाल के इसको सॉलिडिफाई होने के लिए रख देंगे। उसमें ऊपर डाल के कोम के ऊपर उस पे जो जेल हमारा सेटल हो चुका है उसके ऊपर फिर से डाल के कोम रख के उसको सेटल होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम बनाएंगे सैंपल। अपना सैंपल क्या है, हमारा प्रोटीन है। प्रोटीन प्रोटीन फ्रैगमेंट्स है, प्रोटीन को हम डिज़ोल्व करेंगे बफर में। बफर कौन सा लेंगे, ट्रिस HCl लेंगे जिसका pH होगा 6.8। अब रनिंग बफर हमें लेना है। रनिंग बफर जो हैगा वो उसका जो pH होगा वो हमारा होगा 8 ट्रिस बफर लेंगे जो उसका pH होगा हमारा 8.3। ठीक, जो सैंपल हमने लिया है, सैंपल में हमने ट्रिस HCl के साथ ट्रिस HCl दैट इज ऑफ हैविंग अ pH ऑफ 6.8 के साथ लिया है। उसमें हमने SDS भी ऐड करना है। उसके बाद उसमें हमें बीटा मरकैप्टो एथेनॉल भी ऐड करना है। ये क्या है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो प्रोटीन का SH बॉन्ड को, जो प्रोटीन में SH बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने का काम करेगा। राइट, तो सैंपल है हमारे पास, जो सैंपल है वो प्रोटीन है। सैंपल को हमने डिज़ोल्व किया है बफर में। ट्रिस बफर है हमारा 6.8 pH का। फिर इसमें HDS डाला है जो डिटर्जेंट का काम कर रहा है, जो कि प्रोटीन के नॉन कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। फिर हमने इसमें डाला है बीटा मरकैप्टो एथेनॉल जो कि
रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है जो प्रोटीन के SH बॉन्ड को ब्रेक करेगा। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे ब्रोमोफिनॉल ब्लू जो कि एक डाई है जो स्टेनिंग का काम करेगा, DNA आपके जो प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स हैं उनको स्टेन करेगा। फिर है ग्लिसरॉल जो इसकी विस्कोसिटी प्रोवाइड करेगा और इसका सबका वॉल्यूम हम मेकअप करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डिस्टिल वाटर। सो द पेज इज कैरिड, यहाँ पर हम कर देते हैं। नाउ स्टेनिंग जो है उसके लिए हम लोगों ने कॉस्मिक ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं, सिल्वर स्टेनिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, पेज इज कैरिड आउट। हाँ, तो इसको करने के बाद ग्लिसरॉल वगैरह सब फिट करने के बाद हम लिड लगा देते हैं। लिड लगाने के बाद वोल्टेज को अप्लाई करते हैं। वोल्टेज अप्लाई करने के बाद हम इसको 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं और वी विल सी दैट द, जैसे हम जेल में एरागोस इलेक्ट्रोफोरेसिस में देख रहे थे, वैसे ही यहाँ पर भी जो सैंपल है हमारा वो रन करेगा। रन करने के बाद वो बैंड्स बनाते हुए सेपरेट होगा। आफ्टर 1 to 2 आवर जब हमारे बैंड्स वहाँ तक पहुँच जाएं उसके बाद हम उसको स्विच ऑफ करके अपने जेल को रिमूव कर लेंगे। ठीक है, अब आती है स्टेनिंग। स्टेनिंग के लिए हमने पहले से उसमें डाल रखा हुआ है स्टेन, या तो वो कर सकते हैं या फिर दूसरा स्टेनिंग एजेंट भी हम कॉस्मेटिक ब्रिलियंट ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं, सिल्वर स्टेनिंग भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके की प्रोटीन है स्टेनिंग रिएजेंट उस पर डिपेंड करेगा। सो इफ़ यू आर यूजिंग द कॉस्मिक ब्रिलियंट ब्लू तो इट बाइंड्स to the protein via the phosphorylation of arginine, histidine and the aromatic amino acid. अगर सिल्वर स्टेनिंग यूज़ कर रहे हैं तो सिल्वर आयन फॉर्म द कॉम्प्लेक्स with the glutamate, aspartate, cysteine residue of the protein. So जो हमने यहाँ पर ब्रोमोफिनॉल यूज़ किया है, ब्लू यूज़ किया है, इसके अलावा भी ये सारे डाइस को यूज़ कर सकते हैं विच विल डिपेंड कि हमें किस तरह की प्रोटीन्स को सेपरेट आउट करना है। हम उसमें भी डिज़ोल्व कर सकते हैं या फिर हम बाद में भी आफ्टर द रनिंग ऑफ द ये इसको रन कराने के बाद जेल को कट करके इसके साथ वॉश करके भी हम विजुअलाइज कर सकते हैं अंडर द UV विद द लाइट इंटेंसिटी। एडवांटेजेस क्या है इसका? मोबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इज हाई एंड सेपरेशन इज रैपिड। All the proteins are negatively charged, therefore they will all move towards the anode. तो हमें कैथोड के पार्ट का स्टडी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो भी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं, वो सारी की सारी कैथोड की तरफ होंगी। तो कैथोड के पार्ट का हमें जेल लेके हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। थैंक यू।